नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से टीजीटी पीजीटी हिंदी इंटरव्यू की तैयारी करवाई जा रही है और टीजीटी पीजीटी 2020 के लिए भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आप इस चैनल पर बने रहिए। आज हम लेकर आए हैं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज टीजीटी साक्षात्कार 2011-11-2020 यानी 11-11-2020 को आयोग द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब। जी हाँ, जवाब हम पहले वीडियो बना दिए थे लेकिन जवाब उसमें नहीं दे पाए थे और 2 दिन हम कहीं चले गए थे तो वहाँ पर नेटवर्क की बड़ी समस्या थी, इसलिए वीडियो नहीं अपलोड हो सका, ना बन ही सका। तो वो समस्या दूर हो चुकी है। आज आप लोग के बीच में वीडियो जल्द ही पहुँचने वाला है। तो हम वीडियो को आपको सभी प्रश्नों को जवाब देंगे और आज से आपका फिर जो चल रहा है 10 सवाल 10 प्रश्न वो भी आज से प्रारंभ हो जाएगा और लगातार ये वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो सभी को दीपावली की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग मौज से दिवाली मनाइए और जितने अच्छे से दिवाली मनाएंगे या दीपावली मनाएंगे उतने ही अच्छा आपका इंटरव्यू जी जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ एकदम आने ही वाली हैं। बस क्षणिक का इंतजार है, क्षणिक का मतलब कुछ ही समय है और इंतजार अब धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। तो दीपावली के दिन आज वीडियो जो बनाया जा रहा है इसको अवश्य देखिए, आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो वीडियो को अब आप लोग जितने लोग देख रहे हैं अगर सब्सक्राइब जो नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइब कर दिए हैं सब लाइक कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हम चलते हैं, प्रश्न क्या क्या रखा गया था उसका जवाब हम देते रहेंगे। और अब तो आपका इंटरव्यू बंद है, 23 से प्रारंभ होगा। 23 से जितने भी इंटरव्यू वाले पूछे जाएंगे सभी प्रश्नों को हम एकत्रित करके आपके बीच लाते रहेंगे और सभी का जवाब देते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न रखे गए थे और कैसे कैसे पूछा जाता है, उसको हम पेश करते हैं। तो 11 डेट में पूछा गया था तो उसका प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने यही था कि आप क्या पढ़कर आए हैं। पहला प्रश्न था तो ये तो सबसे पूछा जाता है, आप क्या पढ़कर आए हैं, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आप कहाँ से आए हैं, ये सब सबसे पूछा जाएगा। तो ये सब नॉर्मल है, सब अपने लोग बता ले जाएंगे। फिर इसके बाद भक्तिकाल विशेष तुलसीदास, तो बताए होंगे अपने हिसाब से कि हम भक्तिकाल पढ़कर आए हैं। भक्तिकाल में विशेष तुलसीदास को आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि आप लोग को ऐसे नहीं कहना कि भक्तिकाल सिर्फ पढ़कर आए हैं। भक्तिकाल आपको बताना होगा कि हम संपूर्ण अध्ययन करके आए हैं, उसमें एक विशेष आप बताइए, चाहे भक्तिकाल, आदिकाल, रीतिकाल, कुछ भी काल जो होगा आपका, चारों पांचों काल उसी में से बताइएगा तो आपके लिए बेटर होगा, अच्छा ही होगा। रामचरितमानस किस भाषा में है, आपसे जब सरल भी पूछा जाएगा और कठिन भी। अब कहेंगे रामचरितमानस की भाषा कौन नहीं जानता, तो ये सब टिप्पणी करने वाली बात नहीं है। तो सरल बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी आप देख लीजिए 69,000 में रामनाथ कोविंद यानी राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते, 142 डीजे वाले बाबू, तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं। तो रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, तो रामचरितमानस आपका परिनिष्ठित हिंदी में लिखा गया, परिनिष्ठित अवधि में, परिनिष्ठित अवधि में आपका रामचरितमानस लिखा गया। वहाँ मात्र अवधि नहीं बताना है, पूरे मनोभाव से आपको परिनिष्ठित हिंदी में लिखा गया है, इस तरह से बताना है, ठीक है। दूसरा क्या था, रामचरितमानस कितने समय में पूरा हुआ, तो ये आप लोग भी जान रहे हैं कितने समय में पूरा हुआ, तो आपको पूरे बताना है 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन। कितने, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। यानी आप इसको सीधे याद करने का सबसे आसान तरीका है, आप कर लेंगे 27 और 26, आपको पूरे जीवन में भी भूलेगा, पहले 27 फिर 26, यानी 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस को पूरा किया था। तीसरा जवाब क्या है प्रश्नों का, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है, तो जो रामचरितमानस में राम के कई गुण हैं, तो इसमें देखिए उनके अंदर शील, सौंदर्य, शक्ति आदि, ये सब उनके अंदर गुण थे। कैसे राम हैं,
तो आपको बताना है कि जो इसमें है मर्यादित पुरुषोत्तम राम है, जो रामचरितमानस के राम है मर्यादित पुरुषोत्तम राम है, उनके अंतर्गत शील, शक्ति और सौंदर्य के गुण मौजूद हैं। रामचरितमानस में राम कथा का मार्मिक प्रसंग कौन सा है? तो इसमें मार्मिक प्रसंग जो बताया गया है रामचरितमानस तुलसीदास के अनुसार, इसमें अहिल्या का उद्धार बताया गया है। देख लीजिए, अहिल्या यहाँ नहीं रहेगा, देख लीजिए शुद्ध क्या लिखा गया, इसको भी आप पूछा जा सकता है। अहिल्या का उद्धार, तो अहिल्या पूरी तरह से गलत है, आपका क्या है? अहल्या है। द्वारिका गलत है, द्वारका है। वाल्मीकि गलत है, वाल्मीकि है, वाल्मीकि। ठीक है, तो ये सब अशुद्धियां जो है आपको, ये भी आपको बना लेना है, कर लेना है। इधर चलते हैं, कबीर जी की कोई उलटवासियां सुनाइए। उलटवासियां तो कबीर जी की बहुत उलटवासियां हैं, तो जो आपको आता होगा वही सुनाइएगा। अगर नहीं आता है कोई, हम एक बता दे रहे हैं, उसको आप याद कर लीजिए। पूरे उसकी हम व्याख्या करेंगे, बस आप सुन लीजिए कौन सी पंक्तियां हैं। एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहिले पूत पाछे भई माई, चेला के गुरु लागे पाई। बस इतने आपको पढ़ लेना है और इतना आपको इसकी व्याख्या कर देना है। इसमें देखिए, करें एक अचंबा देखा रे भाई और ठाढ़ा सिंह चरावे गाई। तो इसमें जो आप एक अचंबा देखे हैं, अचंबा का मतलब सिंह खड़ा होकर गायों को चरा रहा है। तो ये आप ही जानते हैं कि अचंभा तो क्या बहुत बड़ा अतिशयोक्ति है कि गाय को चराना शेर, ये संभव नहीं है। तो यहाँ बताया गया है गाय यानी सिंह, सिंह जो है क्या है? चंचल मन है। यहाँ चंचल मन है, मन सिंह मन है। और आपका जो आपकी जो गाय है, गाय का मतलब गो, गाय का मतलब यहाँ गो से बताया गया है। गाय का मतलब गो, गो का मतलब कई प्रकार गो होता है। गो मतलब होता है इंद्रियां, गो का मतलब होता है गाय, गो का मतलब होता है सूर्य। तो आपको बस इतने जानना है, गो का मतलब इंद्रियां, यानी जो गाय है, यानी अपने मन के जो चंचल मन है उस पर, यानी जो पांचों ज्ञान इंद्रियां आपकी इंद्रियां हैं, उसको जो काबू कर ले जाता है, क्या कर ले जाए? अपने मन को काबू कर ले जाए, यानी चंचल मन अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया है। फिर इसके बाद आपका है चेला के फिर आपका है पहले पूत पाछे भई माई, यानी इस धरा पर पुत्र यानी मनुष्य यह पहले पैदा होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता जाता है, उसके मन में माया रूपी माता पैदा होती जाती है। यानी संसार में पहले क्या आता है? पहले मनुष्य आता है, यह पहले पैदा होता है। इसके बाद वह धीरे धीरे जितना संसार को जानता जाता है, उसके मन में एक माया रूपी माता, यानी माया को बताएगा, रूपी माता पैदा होती जाती है। जितना मान्यताओं का जाल बनता जाता है, माया में फंस जाता है। जितना मान्यताओं का जाल बनता जाता है, उतना माया में फंसता जाता है। फिर अगला क्या है? चेला के गुरु लागे पाई। तो चेला क्या है? विनम्र है, विनम्रता का प्रतीक है। और गुरु जो है क्या है? अहंकार। ये पूछा गया था कि इसमें चेला कौन है, चेला क्या है और गुरु कौन है? तो चेला विनम्र है, विनम्रता है, और गुरु अहंकार है। तो आपको बता देना है कि गुरु अहंकार, जब व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, तब अपने अहंकार को यानी गुरु विनम्रता के सामने समर्पित कर देता है। इसकी यही व्याख्या है। तो आपको इसको एक दो बार सुन लेना है और अच्छे से
याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोई एक हाँ, खड़ी भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा और बोली में बहुत अंतर है। तो आप समझ सकते हैं, भाषा इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, विस्तृत मतलब बड़ा होता है, और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। पहला अंतर हो गया। दूसरा, भाषा में साहित्य प्रचुर मात्रा में होता है और बोली में साहित्य का अभाव होता है। तीसरा है, भाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, लेकिन बोलियों में भाषा समाहित नहीं हो सकता। चौथा है, बोली भाषा का उपयोग शासकीय कार्यों में होता है, यानी भाषा का प्रयोग शासकीय कार्यों में होता है, बोली का उपयोग सामान्य बोलचाल में होता है। और पांचवा है, बोली बोलने वालों की संख्या अधिक, वो भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, जबकि बोली एक सीमित दायरे में होती है। भाषा का मानक रूप होता है, जबकि बोली का ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला है, कोई एक कविता सुनाइए। तो आपको अपने हिसाब से कोई कविता सुना लेना है, ये जरूरी नहीं जो हम बता रहे हैं वही सुनाइए, आपको जो याद हो उस कविता को सुनाइए। उस कौन लेखक है उसको भी आप जानते रहिए, कहाँ से लिया गया इसको भी आप जानते रहिए। तो आपको हम सुना देते हैं, वीर रस की कविता है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा सी बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था, वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर वह आसमान का घोड़ा था यहीं रहा वह अब यहाँ नहीं, वह वही रहा था यहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, निर्भीक गया वह चालों में, सरपट दौड़ा करवालों में, फंस गया शत्रु की चालों में, बढ़ते नदसा वा लहर गया, गया गया फिर ठहर गया, कराल वज्र बादल सा, अर की सेना पर घर गया। भाला गिरा गिरा निसंग है, टापों से खन गया अंग, बहरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। ये पंक्तियां हैं हल्दी घाटी से लिया गया, श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी से, वहाँ से पंक्तियां लिया गया है। तो इसमें एक शब्द है करवाल। तो आपसे पूछ सकते हैं कुछ शब्दों को लेकर। करवाल, करवाल का मतलब होता है, करवालों का मतलब तलवार होता है, ठीक है। तो कुछ शब्द को आप इसमें ढूंढ के निकाल लीजिएगा। अगला, कोई एक छंद लिखकर मात्रा लगाइए। तो आप कोई भी छंद लिखकर उस पर मात्रा लगा सकते हैं। मान लीजिए हम ये छंद लिखे हैं, मान लीजिए यही छंद है, कोई एक छंद लिखकर मात्रा लगाइए, किसी पर हम मात्रा लगा देते हैं तो आप मात्रा लगा लेगा। देखिए, छोटा फिर एक, मूल ह्रस्व पर एक और दीर्घ पर दो रहता है। तो यहाँ दो दो एक एक दो एक 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 दो दो एक दो एक दो। तो इसी तरह से मात्रा लगाना है। देख लीजिए, अनुस्वार अगर है तो आपको दो मात्रा लगाना है। तो आप मात्रा लगा ले जाइए, अगर नहीं लगा पाते हैं तो हम उसको फिर से बताएंगे। इलाहाबाद कब से प्रयागराज हो गया, ये भी प्रश्न है। इलाहाबाद कब से प्रयागराज होने मतलब कब इसका प्रयागराज नाम पड़ गया, पहले इलाहाबाद नाम था। तो 10 अक्टूबर यानी 16 अक्टूबर 2018 से इसका नाम प्रयागराज हो गया है। ये आपको डेट याद रख लेना है। वियोग के अंतर्गत कितने काम दशाओं का वर्णन होता है या बताया जाता है। तो वियोग के अंतर्गत 10 काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। तो 10 आपको याद कर लेना है। अभिलाषा, चिंता, अभिलाषा, चिंता, स्मृत, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। तो ये आपके 10 हो गए। अभिलाषा, चिंता, स्मृत, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, ज्वर, जड़ता, मरण। तो ये आपके 10 वियोग के अंतर्गत काम दशाओं का वर्णन है। ये नाम भी बताइए कौन कौन से हैं, इसको बताना है। चलिए, अगला है मुनित्रयी में कौन कौन आते हैं। तो मुनित्रयी में आपके आते हैं पाणिनि, पतंजलि, पतंजलि और कात्यायन, कात्यायन, ठीक है। ये तीनों मुनित्रयी के अंतर्गत आते हैं।
गधा का पर्यायवाची शब्द सुनाइए। तो आपको गधा को याद कर लेना है, क्या दिक्कत है, आप जान ही रहे हैं। तो चक्रीवान कह दीजिए, ये आपका चक्रीवान, वैशाख नंदन, ये सब प्रश्न आपके पूछे गए थे, आईएसपी से पूछ जाते हैं। तो गधा का पर्यायवाची गर्दभ, खर, धूसर, वेसर, ये सब गधा के पर्यायवाची शब्द हैं। उद्देश्य और विधेय क्या है? यहाँ कर्ता लिखा गया, इसको हम काट दिए थे। क्या है उद्देश्य और विधेय क्या है? तो उद्देश्य यानी उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाए उसे उद्देश्य कहा जाता है। जैसे यहाँ कह दिया जाए राम खेलता है, राम खेलता है, तो राम खेलता है, तो इसमें उद्देश्य क्या होगा? राम। जो कर्ता होगा वही उद्देश्य है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है। तो जो कार्य कर रहा है वही उद्देश्य है, जो करता है वही उद्देश्य है। विधेय क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है, बताया जाता है, वही क्या है? विधेय है। इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो जो क्रिया है, जो करता है वो राम, और जो करता रहेंगे, जो करता है वो उद्देश्य है, जो क्रिया है वो विधेय है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वाक्य में कर्ता उद्देश्य को अलग करने के बाद वाक्य में जो भी शेष बचता वही विधेय होता है। अब आपका अंतिम प्रश्न आज का आ चुका है। कोई वर्तमान में निकलने वाली पत्रिका के नाम बताए। कई पत्रिका आपके निकल रहे हैं वर्तमान में, जैसे हंस पत्रिका है, वर्तमान में निकल रहा है। लमही पत्रिका है, वर्तमान में आपके निकल रहा है। वर्तमान साहित्य खुद है, वर्तमान साहित्य, ये इत्यादि पत्रिकाएं आपके वर्तमान में निकल रही हैं। तो 2-3 पत्रिकाएं आपको याद कर लेना है, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 पत्रिकाएं आपको कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपसे बन सके। आज का अंतिम प्रश्न है, हरिऔध जी को प्री प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो आप लोग को बता दें कि आप लोग एकदम अब निश्चिंत रहिए, 10 दिन का आप लोग को मौका मिला है। अच्छे से दीपावली मनाइए। इसके बाद आप कल से पूरा समय है, आप पढ़िए और आपका इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा जाएगा। और जितने लोग का इंटरव्यू में हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन होगा। कुछ लोग इंटरव्यू देने नहीं जा रहे हैं, बताया जाए, ऐसा सूचना मिला कि 11-10 को तो नहीं बता सकते, लेकिन 11 को पहले फर्स्ट मीटिंग में 22 लोग नहीं इंटरव्यू देने गए और दूसरे में 18 लोग, यानी कुल मिला के 40 लोग अब्सेंट थे। किस दिन? 11 नवंबर को 10 लोग, अब 40 लोग अब्सेंट थे। तो इसी तरह से अगर आपके 20-25, 30 अगर आपके रहेंगे तो मान चलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैसे नहीं जा रहे हैं। और जो कुछ इंटरव्यू देने भी जा रहे हैं वो उनका सिलेक्शन अगर होता है तब भी वो ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एलटी के लोग हैं। कुछ लोग थोड़ा अपने मन की कर रहे हैं, वो ज़रूर जाएंगे। तो जिनका जिनका एलटी में हुआ है तो वो बिल्कुल ना जाएं। जिसकी समस्या है वो जा सकते हैं। भाई हम किसी को नहीं कह सकते नहीं जाइए, आप अपने मन से विचार से सोच लीजिए क्या हमें करना है। तो आपका एलटी में तो निश्चित हो गया है और एलटी भी जल्द होने वाली है, उसके लिए घबराइए मत। जिनका समस्या है हिंदी संस्कृत में, वो एलटी के लिए वो जा सकते हैं, अगर समस्या नहीं निस्तारण होता। जिनका क्लियर है वो विचार कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कौन होते कहने वाले। वो अपने विचार से अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। अगर एक सीट छोड़ते हैं तो अच्छी बात है, किसी का चयन उस पर हो जाएगा। तो आज का अंतिम प्रश्न है, हरिऔध जी को प्री प्रवास पर कौन सा पुरस्कार मिला? तो प्री प्रवास पर इनको मिला है मंगला पारितोषिक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? मंगला पारितोषिक पुरस्कार। तो पुरस्कार भी आप याद करते चलिए, जितने भी पुरस्कार हैं सबको मंगला पारितोषिक, व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी, सबको आपको तैयार कर लेना है। कब किसको मिला है, जो मेन है ऊपर से याद कर लीजिए, नीचे से याद कर लीजिए, आपका बन जाएगा। तो ये रहे आपके प्रश्नों के जवाब। अब आपको 10 प्रश्न और मिलेंगे, फिर अभी शाम तक हो सकता है आज फिर 10 प्रश्न आपको मिलेंगे।
और ये श्रृंखला फिर लगातार आपकी चलती रहेगी। तो सभी लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और लाइक भी करते रहिए। वीडियो को देखने से पहले पहले लाइक कर दीजिए। अगर लाइक किए रहेंगे तो आपका जो है मन एकदम स्थिर रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।